हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है इन्फ्लेशन के इफ़ेक्ट्स क्या हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन का चैप्टर है और इसमें इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन कि जब भी इन्फ्लेशन होती है तो उस पर क्या असर पड़ता है, किस पे पॉजिटिव असर पड़ता है, किस पे नेगेटिव असर पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है इफेक्ट ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। जो लोग कर्जा लेते हैं उनको डेटर्स कहा जाता है, जो कर्जा देते हैं उन्हें क्रेडिटर्स कहा जाता है। तो कर्जा लेने वाले को फ़ायदा है, देने वाले को नुकसान है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कर्जा दिया और बाद में उनको जो वापस मिला उस टाइम पे महंगाई की वजह से उनकी परचेजिंग पावर गिर जाती है। फॉर एग्जांपल, मैंने अपने फ्रेंड से 1 लाख रुपए कर्जा लिया, ठीक है, और जब मैं वापस करूंगा 1 साल के बाद विद रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो जो चीज़ 1 लाख रुपए की थी वो 2 लाख रुपए की होगी मान लो। तो फिर उसको तो नुकसान हो गया ना, उसने मुझे ज़्यादा परचेजिंग पावर दी थी और उसे वापस कम परचेजिंग पावर मिल रही है। तो चलिए इसको सिंपल वर्ड्स में देखते हैं। अंडर इन्फ्लेशन डेटर्स आर गेनर्स एंड क्रेडिटर्स आर लूजर्स। क्यों? डेटर्स विल पे बैक लेस परचेजिंग पावर। जब महंगाई हो जाएगी, जब उन्होंने पैसे वापस करने होते हैं तो उनको कम परचेजिंग पावर वापस करनी पड़ती है। सेकंड पॉइंट आ जाता है इफेक्ट ऑन इन्वेस्टर्स। वो इन्वेस्टर्स जो फिक्स्ड रिटर्न पे इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि दोज हु इन्वेस्ट देयर कैपिटल इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स yielding a fixed interest income may not be in the gain। उनको इतना फायदा नहीं होगा क्योंकि उनके फिक्स रिटर्न रहेंगे। जब आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदते हो, बॉन्ड्स वगैरह खरीदते हो, उस पर फिक्स रिटर्न रहता है। बट ऑन द अदर हैंड दोज हु होल्ड्स शेयर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज हुज प्रॉफिट फ्लक्चुएट मे गेन ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो जब भी इन्फ्लेशन, महंगाई होगी तो कंपनीज का सामान महंगा बिकेगा। तो उन कंपनीज के अगर आपने शेयर खरीदे हुए हैं तो आपको जो है फ़ायदा ज़रूर होगा। तो वो लोग जो फिक्स्ड जो रिटर्न पे पैसा लगाते हैं, जैसे एफडी वगैरह पे लगाते हैं या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे लगाते हैं, डिबेंचर्स पे लगाते हैं, उनको फ़ायदा नहीं होता। तकरीबन नेगेटिव रिटर्न कई बार चला जाता है क्योंकि महंगाई की स्पीड ज़्यादा हो जाती है, एफडी के रिटर्न की स्पीड कम हो जाती है। मगर वो लोग जो शेयर्स पे इन्वेस्ट करते हैं उनको इन्फ्लेशन के टाइम पे फ़ायदा हो सकता है क्योंकि उनके शेयर का जो प्राइस है वो इन्फ्लेशन की वजह से उनके गुड का प्राइस भाग गया, जिसकी वजह से प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। थर्ड पॉइंट आ जाता है इफेक्ट ऑन फिक्स्ड सैलरीड क्लास। जैसे कि नाम से आप समझ गए होंगे, फिक्स सैलरीड क्लास जो है उसको बहुत नुकसान होता है क्योंकि उसकी तनख्वाह फिक्स है, प्राइजेस बढ़ गए हैं, तो उनको अब सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रखने के लिए या तो अपनी सेविंग खत्म करनी पड़ती है या कर्जे लेने पड़ते हैं। फिक्स्ड सैलरीड क्लास आर द बिगेस्ट लूजर्स। क्यों? मनी इनकम डू नॉट राइज एज मच एज द प्राइस ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। उनकी तनख्वाह इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती, मगर जो वो गुड्स खा रहे हैं उनकी प्राइजेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती है। ड्यू टू इन्फ्लेशन परचेजिंग पावर ऑफ मनी फॉल्स। जो वो खरीद सकते हैं अपनी लिमिटेड इनकम से, वो उनकी जो परचेजिंग पावर है वो गिर जाती है। इवन व्हेन देयर इज अ लिटिल राइज इन देयर वेजेस, इट इज़ जनरली नॉट इनफ टू कंपनसेट फॉर द राइज इन प्राइस। मान लो प्राइस बढ़ रहे हैं 10-10% से, 15-15% से, और उनकी इनकम बढ़ रही है 1-2% से, या फिक्स इनकम है 1-2% से बढ़ रही है, तो उसका फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा तो कोई हुआ नहीं इनकम में इंक्रीज़ होने का। समझ गए बात? तो फिक्स सैलरीड क्लास या हल्की सी जिसकी सैलरी बढ़ती है और इन्फ्लेशन रेट काफ़ी ज़्यादा है तो उनको नुकसान ही होता है। नेक्स्ट आ जाता है इफेक्ट ऑन प्रोड्यूसर्स और एंटरप्रेन्योर्स। जो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं और एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उस पर क्या असर पड़ता है? दिस क्लास गेन्स ड्यू टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के टाइम पे इनका बहुत ज़्यादा फायदा होता है। क्यों? दे प्रोड्यूस मोर टू मीट राइजिंग डिमांड। वो ज़्यादा माल बनाते हैं ताकि वो बढ़ी हुई डिमांड को सेटिस्फाई कर सकें। दे गेन ऑन द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बॉट एट प्री इन्फ्लेशन प्राइजेस। उन्होंने बल्क में रॉ मटेरियल प्री इन्फ्लेशन प्राइजेस, जब इन्फ्लेशन नहीं थी तब उन्होंने बल्क में रॉ मटेरियल खरीद लिया था, अब वो उसको फिनिश गुड बना के बेचेंगे तो उनका जो इनपुट कॉस्ट है वो तो सस्ती पड़ी, मार्केट में वो हाई प्राइस पे बेच रहे हैं। वेजेस इंक्रीज लेस देन द प्राइस। तो वेजेस इंक्रीज तो होते हैं मगर प्राइजेस से कम इंक्रीज होते हैं, इस वजह से उनकी कॉस्टिंग इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती जितनी तेज़ी से प्राइसेस बढ़ते हैं। इसलिए प्रोड्यूसर्स और एंटरप्रेन्योर्स को हमेशा फ़ायदा होता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चरिस्ट्स। जो किसान है, फार्मर्स है, उनको क्या होता है? इन्फ्लेशन हैज़ फेवरेबल इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चरिस्ट्स एज दे बिलोंग टू प्रोड्यूसर क्लास। जो इन्फ्लेशन है वो उनको फ़ायदा देती है क्योंकि जो भी उनकी प्रोडक्शन होती है, प्रोड्यूस होती है, वो महंगी बिकती है। अब वो डायरेक्ट नहीं बेचते, वो बात अलग है। अगर वो किसी कमीशन एजेंट को, जिसको हिंदी में आड़ती कहते हैं या कमीशन एजेंट कहते हैं या बिचौलिया कहते हैं, उसको बेचते हैं और वो आगे डबल रेट पे बेचता है तो बात अलग है, ठीक है। मगर अगर वो डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। प्राइजेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंक्रीज मोर देन देयर कॉस्ट। क्योंकि खाने पीने की चीज़ें, खाने पीने की हल्की सी कमी होती है, डिमांड तो होनी है, सप्लाई हल्की सी कम होती है, तो वो काफ़ी तेज़ी से उसके प्राइजेस बढ़ जाते हैं। तो एग्रीकल्चरिस्ट को ओवरऑल फ़ायदा होता है। इफेक्ट ऑन मिडिल क्लास। मिडिल क्लास को क्या फ़ायदा होता है या नुकसान होता है? This class is also adversely affected by the inflation। इनको इन्फ्लेशन की वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ता है। कैसे? दिस क्लास हैज़ टू
maintain its standard of living at a particular level, but its सोर्स ऑफ इनकम आर फिक्स्ड। वही बात हो गई फिक्स्ड इनकम ग्रुप वाली कि उसके जो सोर्सेज होते हैं वो तो फिक्स्ड होते हैं, मगर उसके जो सोर्सेज ऑफ इनकम है वो तो फिक्स्ड है, मगर दूसरी तरफ देखें तो उसका वो है क्या कहते हैं, जो खर्चा है वो उतना ही होता है या खर्चा ज़्यादा होना शुरू हो जाता है महंगाई की वजह से, और जो इनकम के सोर्सेज हैं वो फिक्स्ड होते हैं, इस वजह से उनका जो है बेड़ा गर्क ही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हाउस होल्ड सेविंग। इस पर भी नेगेटिव असर पड़ता है। इन्फ्लेशन हिट्स सेविंग्स बैडली। जो थोड़ा बहुत सेव कर रहे थे वो भी खत्म हो जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ हाई प्राइजेज ऑफ गुड्स, consumption expenditure of the people goes up and their power to save drastically curtailed। तो जो वो पैसे सेव करते थे वो भी अब खर्चे में उड़ जाते हैं, तो सेविंग वो नहीं कर पाते। मोरोवर फॉलिंग वैल्यू ऑफ मनी इंड्यूसेस एक्सपेंडिचर एंड डिस्करेजेस सेविंग। और जैसे जैसे वैल्यू ऑफ मनी जो है लगातार गिरती जा रही है, तो वैल्यू ऑफ मनी के गिरने से भी उनका खर्चा बढ़ जाता है। वैल्यू ऑफ मनी गिरना मतलब प्राइस राइज होना। ठीक है, तो वो सोचते हैं पैसा सेव करके क्या करेंगे, पैसे की वैल्यू तो लगातार गिरती जा रही, तो वो एक्सपेंसेस जो हैं अपने उनको मेंटेन करने के चक्कर में उनकी सेविंग्स गिर जाती है। नेक्स्ट आ जाता है इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। शुरू में पॉजिटिव असर पड़ता है। इन द इनिशियल स्टेज ऑफ इन्फ्लेशन इट हैज़ गुड इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। शुरू में जब प्राइस बढ़ता है तो प्रोड्यूसर्स को प्रॉफिट होते हैं, वो एनकरेज फील करता है कि वो और ज़्यादा माल बनाए, उसके लिए उसको और ज़्यादा रॉ मटेरियल और लेबर चाहिए। ठीक है, बिकॉज ऑफ rising prices producers earn extra profit and they are encouraged to produce more। उनको प्रॉफिट्स होते हैं, शुरू में महंगाई होती है तो वो एनकरेज फील करते हैं ज़्यादा बनाने के लिए। वंस फुल एम्प्लॉयमेंट situation is reached, prices begin to rise rapidly and soon galloping inflation is an evidence आना चाहिए था, is an evidence। ठीक है, तो इसका सबूत क्या है? गैलोपिंग इन्फ्लेशन, जो एकदम से काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती है। तो केन्स ने भी ये कहा कि जब तक फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होती तब तक तो थोड़ा प्राइजेस बढ़ेगा, एकदम जैसे ही फुल एम्प्लॉयमेंट हुई उसके बाद काफ़ी ज़्यादा प्राइजेस बढ़ जाएंगे। तो इसमें यह कहा है कि शुरू में एम्प्लॉयमेंट पे पॉजिटिव असर पड़ता है, मगर जैसे ही कुछ ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाती है, एज अ रिजल्ट पीपल विद लो इनकम सफ़र अ लॉट, एग्रीगेट डिमांड बिगिंस टू कॉन्ट्रैक्ट एंड अनएम्प्लॉयमेंट एफ्लिक्ट्स इन द इकॉनमी। मतलब अपने चपेट में ले लेती है इकॉनमी, जो इन्फ्लेशन है वो पूरी की पूरी इकॉनमी को अपनी चपेट में ले लेती है। अब आप ध्यान से समझो, छोटा सा लॉजिक है। शुरू में प्राइस राइज हुए, प्रोड्यूसर को फायदा हुआ, तो कुछ ज़्यादा ही प्राइस राइज हो गए, लोगों ने खरीदना कम कर दिया। जब लोग ही नहीं खरीदेंगे तो फिर उसके प्रॉफिट डाउन चले जाएंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट फैल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट पे क्या असर पड़ा। बिकॉज ऑफ द राइजिंग प्राइजेज एक्सपोर्ट्स फॉल्स एंड इम्पोर्ट राइजेस। हम बाहर से सस्ती चीज़ें मंगानी शुरू कर देंगे तो इम्पोर्ट हमारे बढ़ जाएंगे, और एक्सपोर्ट्स जो हम कर रहे थे वो भी कम कर देंगे, तो जो बाहर से थोड़ा बहुत इनफ्लोज आते हैं वो भी रुक जाएंगे। दिस लीड्स टू अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्योंकि बाहर से जो पैसा आ रहा है वो रुक गया, उल्टा बाहर जा रहा है, क्योंकि चीपर इम्पोर्ट्स जो हैं वो बाहर से मंगवा रहे हैं। इफेक्ट्स ऑन पब्लिक डेट पे क्या असर पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स अंडर कंप्लीशन राइज अनएक्सपेक्टेडली। जो भी सरकार ने पुल बनाना है, डैम बनाना है, कोई ब्रिज बनाना है, जो प्रोजेक्ट्स लगाए हैं उनके प्राइजेस लगातार बढ़ जाएंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन हो गई है पूरी इकोनॉमी में। बिकॉज ऑफ राइजिंग प्राइजेस, इसी की वजह से दिस अपसेट्स गवर्नमेंट बजट। इससे क्या होता है? गवर्नमेंट का बजट अपसेट हो जाता है। गवर्नमेंट इज ऑब्लाइज टू बोरो फ्रॉम पब्लिक। फिर गवर्नमेंट का जो बजट ज़्यादा हो जाता है, खर्चा ज़्यादा हो जाता है, आमदनी कम है, तो सरकार को या तो कर्जे लेने पड़ेंगे या नए नोट छापने पड़ेंगे। दोनों की वजह से कहानी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि और ज़्यादा इन्फ्लेशन वर्स ऑफ हो जाती है। तो अगर सरकार कर्जा भी लेती है और मार्केट में वो फिर से स्पेंड करती है अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने में, तो एडिशनल मनी आ रहा है ना इकॉनमी में। जब भी एडिशनल मनी आता है तो मनी सप्लाई बढ़ती है, जिससे प्राइजेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। इफेक्ट्स ऑन बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज। बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज पे क्या असर पड़ता है इसका? इनकम्स ऑफ ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड एग्रीकल्चरिस्ट इंक्रीज। ये जो 3 क्लासेस ऑफ हैं, जो एजेंट्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनकी तनख्वाह बढ़ जाती है। इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं उनकी तनख्वाह बढ़ जाती है, और जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं उनकी तनख्वाह भी बढ़ जाती है। ठीक है, दे डिपॉजिट मोर फंड्स इन द बैंक एंड गिव अ फिलिप टू बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। तो बेसिकली बैंक फिल हो जाते हैं। किससे? जब ज़्यादा पैसा इकोनॉमी में आएगा तो अमीर बंदा कमाएगा। ठीक है, जब अमीर बंदा कमाएगा, या एग्रीकल्चरिस्ट जो जिनका माल महंगा बिक रहा है, या इंडस्ट्रियलिस्ट या ट्रेडर्स जिनका माल महंगा बिक रहा है, वो पैसा कमाएंगे तो बैंकों में डालेंगे। सेटिंग अप न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट्स इंक्रीज द एलिमेंट ऑफ रिस्क टू कवर विच मैनी इंश्योरेंस कंपनीज कम इनटू बीइंग। तो जैसे जैसे नई फैक्ट्रियाँ आएंगी, नए इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुरू होंगी, फिर उनकी इंश्योरेंस भी होगी, तो इंश्योरेंस कंपनीज को भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा आ जाता है इंश्योरेंस के थ्रू, और नुकसान तो काफ़ी कम भरना पड़ता है ना, तो इंश्योरेंस कंपनी को ज़्यादातर फायदा ही रहता है। नेक्स्ट आ जाता है इफेक्ट्स ऑन टैक्सेस। तो जब भी इन्फ्लेशन होता है तो सरकार कई नए टाइप के टैक्सेस इंट्रोड्यूस कर देती है डिमांड को कम करने के लिए। राइजिंग इन प्राइजेस
या राइजिंग प्राइजेज इंक्रीज द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ जाता है, टू मीट विच इट हैज़ टू इम्पोज न्यू टैक्सेस एंड एनहेंस द रेट ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्सेस। सरकार कभी कभी डिमांड को डिस्करेज करने के लिए भी टैक्स लगाती है, और यहाँ पे ये पॉइंट में ये लिखा है कि सरकार का खर्चा बढ़ जाता है, और खर्चा बढ़ा हुआ या तो कर्जा लेगी या लोगों से इकट्ठा करने के लिए टैक्स ज़्यादा लेगी। तो इस पॉइंट में फोकस कर दिया कि सरकार अपना खर्चा पूरा करने के लिए टैक्स से पैसा इकट्ठा करती है। नेक्स्ट, कंट्रोल्स एंड राशनिंग। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इंक्रीज प्राइस को कंट्रोल करने के लिए वेरियस स्टेप्स लेती है। इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द पुअर पीपल टू बाय ऑर्डिनरी कंज्यूमर गुड्स। तो आम कंज्यूमर गुड, खाने पीने की चीज़ें लोग नहीं खरीद पाते। गवर्नमेंट देयरफॉर इम्पोजेज प्राइस कंट्रोल्स। सरकार प्राइस कंट्रोल लगा देती है, जिसको एमएसपी वगैरह कहते हैं कि इससे नीचे प्राइस नहीं गिर सकता, मैक्सिमम प्राइस डिक्लेयर कर सकती है, इससे ऊपर नहीं बढ़ सकता, ठीक है। देन इंट्रोड्यूसेस राशनिंग सिस्टम एंड ओपन्स फेयर प्राइस शॉप्स टू अनेबल द पुअर पीपल टू गेट एसेंशियल कमोडिटीज एट रीजनेबल प्राइसेस। तो सरकार क्या करेगी, फेयर प्राइस शॉप खोल देगी, जैसे राशन की दुकानें खोल देगी, जहाँ से गरीब बंदा राशन कार्ड दिखा के या अपना कोई कार्ड दिखा के या बिलो पॉवर्टी लाइन का कार्ड दिखा के वहाँ से सस्ते रेटों पर ले ले। तो सरकार प्राइजेस को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी स्टेप्स भी लेती है। नेक्स्ट आ जाता है मॉरल इफेक्ट। इन्फ्लेशन रिजल्ट्स इनटू मॉरल डिग्रेडेशन। इंसान बेईमान हो जाता है, रिश्वतें भी खा सकता है कि भाई अब महंगाई होगी, अब तो इस तनख्वाह में चलता नहीं। इन ऑर्डर टू अमास मोर एंड मोर वेल्थ, ट्रेडिंग कम्युनिटी रिजॉर्ट्स टू एंटी सोशल एक्टिविटीज़ लाइक प्रॉफिटियरिंग, होर्डिंग, अडल्ट्रेशन एटसेट्रा। तो और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है वो भी बहुत ज़्यादा बेईमान हो जाती है। वो मिलावट कर लेती है, अडल्ट्रेशन मिलावट कर देती है, या होर्डिंग कर लेती है कि मार्केट में से सारा सामान उठा लेते हैं। अब आपको पता ही है आजकल जो है, मैं नाम क्या लूँ, इंडिया में आपको पता ही है बड़े बड़े जो हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट, वो सारा माल उठाई जा रहे हैं, ऑफ सीजन में डबल रेट का बेचेंगे। वही छल्ली जो किसानों से 300-400 रुपये क्विंटल ली जाती है, वही छल्ली वॉलमार्ट में जाते हैं तो वो 50-60 रुपये की एक मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सोशल एंड पॉलिटिकल इफेक्ट्स। जो इन्फ्लेशन है उसका सोशली और पॉलिटिकली बहुत बुरा असर पड़ता है, ठीक है। सोशल एंड पॉलिटिकल इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन आर मोर डेंजरस देन इकोनॉमिक इफेक्ट्स। क्यों? क्योंकि सोसाइटी पूरी की पूरी चेंज हो जाती है, ठीक है। वन ऑफ द मेन रीजंस दैट अनेबल्ड हिटलर एंड नाजी पार्टी टू कम टू द पावर इन जर्मनी between 1929 to 1933 was horrible deluge of इन्फ्लेशन दैट ओवरटुक द कंट्री। तो नाजी पार्टी या हिटलर जो है जब आया था, तब मेन वजह ये थी कि उससे पहले जो रूल चल रहा था उसमें इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा होगी कि लोग इतने ज़्यादा दुखी हो गए कि हिटलर जैसे बंदे को चूज़ कर लिया कि ये हमारा कंट्री रन करेगा। तो उसका रिजल्ट क्या निकला वो सबको पता है, ठीक है। उसके बाद क्या, वो वाइड स्प्रेड डिसकंटेंटमेंट अमंग द मासेस लेट लूज by inflation accounted for political upheavals in the countries like Spain, Italy, France, etc. इंडिया में 2014 में इलेक्शन हुए तो उसका मेन मुद्दा क्या था, करप्शन भी था, इन्फ्लेशन भी था, ठीक है। तो आजकल कोई इन्फ्लेशन की बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो बेसिकली मतलब ये है कहने का मेरा, मैं पॉलिटिकल लेक्चर नहीं देता, मैं इकोनॉमिक्स के लेक्चर देता हूँ। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बुरा नहीं कह रहा, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि इन्फ्लेशन की वजह से बड़े बड़े पॉलिटिकल अपहीवल्स होते हैं, मतलब तख्ते पलट हो जाते हैं जब महंगाई होती है। क्योंकि डेमोक्रेसी में तो आम पावर तो बंदों के हाथ में है ना, तो उन्होंने किसी को वोट डालना, किसी को वोट नहीं डालना, समझ रहे हो बात। तो ये सारे इफेक्ट्स हैं जो इन्फ्लेशन के पड़ते हैं और ये बुरे इफेक्ट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट टॉपिक मैं कराऊंगा आपको इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि क्या इन्फ्लेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट करती है या नहीं करती, ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इस चैप्टर जिसका नाम इन्फ्लेशन है, इसके सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।